हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट 2 वीक पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्लास 10 आईसीएससी का हिस्ट्री का जो सीरीज़ चल रहा था, तो हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो, ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो और ये क्लासेस, ये जो मैं आज समझाने वाली हूँ, ये उन्हीं को क्लियर होगा जो जिन्होंने मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियो जो है उन्होंने देखा होगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। एंड ऑब्वियस आपको थीम समझना है चैप्टर का, तो वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। देखो, पहले वाले वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिज्म के बारे में पढ़े। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट राइज द नेशनलिज्म इन इंडियंस, मतलब एक नेशनलिज्म को राइज किया, क्या क्या फैक्टर्स था। तो फर्स्टली वी हैव कवर्ड दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये हम लोगों ने कर लिया था। एंड वी हैव डन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन, सोशल नेशनल कॉन्शियस एंड थॉमस पाइन। एंड नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, चलो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से तुम लोग को थोड़ा सा समझाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप दे दूं तुम लोग को कि क्या होगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में। देखो, फर्स्टली आप ये पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडियंस को समझ में आने लगी कि हाँ भैया, हमको जो है ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियस है उनको क्या होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न जब तक नहीं मिलेगा, दे विल नॉट कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर देमसेल्व्स, वो लोग कभी सामने नहीं आएंगे। सो दीज आर द रीजन। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वन ऑफ दैट एक्सप्लॉइटेशन, जब उनको बहुत सारे लोगों को, जो कंट्री साइड में लोग रह रहे थे, उनको ये तक नहीं पता था कि उनको एक्सप्लॉइट किस बेसिस पे किया जा रहा है। तो उनको कौन समझाएगा, उनको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे ब्रिटिश जो है वो लोग डुअल पॉलिसी के तहत जो है हम इंडियंस को लूट रहे थे, है ना। ये डुअल पॉलिसी जो है उनकी एक बहुत ही खास पॉलिसी थी जिसके तहत जो है हम इंडियंस को लूटा जा रहा था, लेकिन ये चीज हर इंडियंस को समझ में नहीं आ रही थी। तो लेटर ऑन, आफ्टर taking some time, everybody came together, understood this scenario at the contemporary scenario of that time, and they decided कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, it is very much important for us to come and fight for themselves। बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था उनके लिए कि वो लोग आगे आए और वो लोग अपने लिए लड़े। कैसे, देखो, सबसे पहले है एग्रीकल्चर। इंडिया वॉज मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, क्योंकि आपको पता है इंडिया है एक एग्रीकल्चरल कंट्री जिसको क्या कर दिया गया, कॉलोनाइज्ड कर दिया गया। और आपको ये भी पता है कि इंडिया जो थी वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा धनी थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा धनी होने की वजह से इंग्लैंड को ये लगा कि भैया, इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड में जब आई थी तो उनको इंडस्ट्रीज तो वो लोग ले आए थे। अब इंडस्ट्रीज तो आप ऐसे नहीं चलाओगे, इंडस्ट्रीज के लिए आप मशीनरी भी ले आए हैं, लेकिन आप मशीनरी में अब क्या देते हो, रॉ मटेरियल्स देते हो। तो रॉ मटेरियल्स का भी उनको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास कुछ कॉलोनाइज्ड कंट्री है जिससे हम रॉ मटेरियल्स आसानी से ले सकते हैं। समझ आई बात। फिर आती है बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेबर का। तो उनको लेबर का भी टेंशन नहीं था, क्योंकि उनको पता है कॉलोनाइज्ड कंट्री में लेबर ऐसे ही मिल जाएंगे काम करने के लिए। वो हो गया, मार्केट भी उनको मिल गया, क्योंकि मार्केट हम ही लोग थे, इंडिया मार्केट था बहुत बड़ा उनको अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इंग्लैंड जो इतना डेवलप्ड है उसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, यही सारा कुछ दिया हुआ कि किस हिसाब से हमारे जो खुद के जो क्राफ्ट्समैन, इंडियन क्राफ्टमैन थे, आर्टिशंस थे, उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स आने लगे और पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, वो चीप, थोड़ा सा सस्ता में मिल जाता था तो वो हम लोग खरीद लेते थे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मार्केट्स, स्पेशली जैसे कि रेलवे में वो लोग बहुत इन्वेस्ट किया। ऑयल एक्सप्लोरेशन, टी, कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा वाज यूज्ड टू हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड टू गेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज वेल।
ठीक है, तो ये देखो ये चीज मैंने करवा दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे छुपा है, दैट इज दादा भाई नौरोजी। इनका एक बुक का नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनका बुक का नाम बताना है और वो बुक का थीम क्या है, ये मेरे को बताओगे तुम लोग। ठीक है, चलो अभी देखो आगे मैं पढ़ा दूं ये वाला, रोल ऑफ प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। what was the role of press, what was the role of Indian literature in generating, in growing nationalism in Indians, मतलब क्या था फैक्ट, क्या रोल था। So the press played an enormous role in fostering national unity and creating consciousness among the Indian। प्रेस का बहुत बड़ा रोल था। प्रेस कैसे भैया, प्रेस से ही सारे पेपर्स, न्यूज जो न्यूज पेपर्स होती हैं सारे के सारे छप रहे थे, डेली छप रही थी, मंथली छप रहे थे, जर्नल मैगजीन्स वगैरह सब छप रहे थे। और सबसे पहली बात तो ये हो रहा था कि वो लिंग्विस्टिकली जो है वो छापा जा रहा था। तो लिंग्विस्टिकली छापने की वजह से क्या हो रही थी कि रीजनल लैंग्वेज यानी कि ये सुविधा हो जा रहा था कि हर, देखिए सबसे पहली बात ये बात सुनिए कि आप अगर ये समझ रहे कि हर एवरीबडी इज लाइबल, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल बात नहीं है। और ये नॉर्मल एंड इट्स नॉर्मल कि इंग्लिश समझना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन उसका तो आपका प्लान भी होता है कि जो भाषा उसको समझ में आ रही है उस भाषा में उसको वो रिसोर्स मिल जाना चाहिए। प्रेस हमारा वही काम कर रहा था। हम लोगों का मेन मुद्दा था कि जो चीजें हैं, जो हमारी चीजें चल रही हैं, जो सिनेरियो है वो हर इंसान समझे, नॉट जस्ट पढ़ा लिखा इंसान। पढ़ा लिखा इंसान को सिर्फ समझाना नहीं था, हर इंसान को समझाना था। हर इंसान कैसे समझेगा, उसके पास कुछ रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो प्रेस उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। कैसे, पेपर्स वगैरह छाप के। कौन से पेपर्स, रीजनल लैंग्वेज में पेपर्स छपती थी उस समय, समझे बात। रीजनल इन द सेंस जैसे उड़ीसा के लोग और कोई लैंग्वेज जाने ना जाने, उड़िया समझ जाते, हिंदी समझते होंगे, भोजपुरी, मैथिली, जो भी जितने भी आप लैंग्वेज जानते हो, हर लैंग्वेज में पेपर्स जो है छपने लगी ताकि लोग जो है रिलेटिव फील करे और उस चीज को पढ़े और अंडरस्टैंड करे मैटर को। समझ आ रही बात। तो देखो, सो a large number of newspapers were started in the latter half of the 18th century। हाँ, 18th century, 18th mid को तो हम लोग रिनाइंसा भी बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का। both the vernacular language छप रही थी and the English press also contributed greatly to the spread of nationalism। Some of the prominent newspapers were the Amrit Bazaar Patrika, very important, the Bengali, the Tribune, the Pioneer, the Times of India, the Hindu and the Statesman in English। ठीक है, ये सारे के सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं जो उस समय लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा था। आप सुनो एक चीज, मतलब समझो, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक होता है मैगजीन, एक दूसरी होती है जर्नल। Now what is the difference between these two? Difference is like magazine, everybody can understand magazine, okay। magazine में ऐसी इंग्लिश लिखी जाती है जो सब समझ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं वो समझ जाएंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नल इज नॉट फॉर एवरीबडी। जर्नल इज मोस्टली प्रेफर्ड बाय like the professional people who are having totally command, who are having fully command on English literature और English vocabulary। तो वो जर्नल को जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, समझ आई बात। अब देखो, सो इंडियन बुक्स रिटन एट दिस टाइम इंस्पायर्ड द इंडियन, ऑब्वियस। और उस समय के जो बुक्स होता था, जो बुक्स होते थे उस समय, जो बुक्स लिखी जा रही थी उस समय, जो पेपर्स लिखी जा रही थी, जो पोएम्स लिखे जा रहे थे, जो कविताएं, जो स्टोरीज लिखी जा रही थी, उनका मोस्टली थीम क्या होता था, वो कंटेम्प्रेरी थीम को शो कर रहे थे। क्या चीज को शो कर रहे थे? कंटेम्प्रेरी को शो कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी सिनारियो को शो कर रहे थे। और आप कंटेम्प्रेरी को शो कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जो इंसान पढ़ेगा उस चीज को, उसका उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। समझ आई बात। अब देखिए इंडियन बुक्स नाउ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपको पता है आनंद मठ उनके जो है उनका लिखित है पुस्तक, एंड द प्ले भारत दूरदर्शन इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडियन। आनंद मठ से कुछ लिया गया है। आनंद मठ से क्या लिया गया है जरा मुझे बताइए। नेशनल कुछ समथिंग लिया गया है, मुझे तुम लोग बताओगे क्या लिया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा। क्लियर है, समझ आई बात। अब देखो एक चीज और सुनो। सबसे पहली बात देखो, प्रेस में जब पेपर छपती थी तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल, प्रेस का एक बहुत ही बड़ा मतलब आप ग्रेटफुल रहेंगे हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेस मेक्स women to study।
मतलब वुमेन भी पढ़ पा रही थी चीजों को, हाँ, क्योंकि वुमेन भी पढ़ पा रही थी हाँ, क्योंकि अगर बुक के अभाव में तो ऑब्वियस है जो औरतें घर में रहती थी वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उतना कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होता था। लेकिन जब प्रेस आया, जब पेपर्स आने लगी तो इंटरनली रह रही थी लेकिन उन लोगों को नॉलेज हो रहा था, पढ़ पा रही थी। तो प्रेस जो है वुमेन के पार्टिसिपेशन में प्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। नाउ दिस इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट forbade the vernacular papers to publish anymore against the British government। आप देखिए वर्नाकुलर, आपको पता है प्रेस जो है वर्नाकुलर चीजों को वर्नाकुलर लैंग्वेज में छाप रही थी, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में छाप रही थी। इस चीज को ब्रिटिश ने नोटिस किया और उन्होंने इस चीज को स्टॉप लगाने की कोशिश, मतलब स्टॉप लगाने का डिसीजन लिया कि नहीं, आप जो लिख रहे हैं लिखिए, मतलब आप लिखिए ऑब्वियस, बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट अगेंस्ट अस, हमारे बारे में आप कुछ नहीं लिख सकते। और इसी को रोकने के लिए एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरशिप। क्या बोलते हैं उसको? सेंसरशिप। क्या चीज लगा दिया गया? सेंसरशिप ब्रिटिश द्वारा लगा दिया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी पेपर, जर्नल, किताबें जो भी हैं वो पहले सेंसर्ड की जाएंगी, वो चेक की जाएंगी कि इसमें कुछ ब्रिटिश के खिलाफ तो नहीं है, देन ओनली उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है? लाइक इन 1881 दिस वाज रिपेल्ड बाय लॉर्ड रिपन। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? लॉर्ड लिटन। हाँ, और इसको हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन हटाया था। ठीक है, ये चीज याद रखोगे तुम लोग। चलो अब देखो आगे, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है नेशनलिज्म को जागरूक करने में। पहला देखो, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे विथ थाने वाज लेट डाउन इन 1853। बाय 1869 तक मोर देन 6000 किलोमीटर ऑफ रेलवे had been built extending to nearly 45,000 किलोमीटर by 1905। लगभग 1905 तक, मतलब 1869 तक 6000 किलोमीटर तक जो है रेलवे की ट्रैक बिछा दी गई। लगभग 1905 तक कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर तक ट्रैकिंग हो चुका था। Besides encouraging trade and commerce, the railway facilitated the growth of nationalism also। अब देखिए क्या हो रही थी, besides trade and commerce, देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और आप कॉमर्स कर रहे हो तो उसमें, कॉमर्स में, ट्रेडिंग में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा कर रहा था, बहुत फायदा किया ये। ठीक है, चलो अभी नाउ यू कैन क्वेश्चन मैम कि ये ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? तो भैया सुनो, जब ट्रांसपोर्टेशन आती है ना, जब ट्रांसपोर्ट आती है ना, तो वहां पे सिर्फ चीजें डिलीवर नहीं होती है, वहां पे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। समझ रही है बात? वहां पे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कंट्री साइड के लोग उठकर आएंगे किधर? अर्बन इलाका में। अर्बन साइड के लोग आएंगे किधर? कंट्री साइड में। अब क्या होता है, चीजें एक्सचेंज होती हैं, ओपिनियंस एक्सचेंज होते हैं, बातें बनती हैं, बात होता है, सिनेरियो का जानकारी होती है। तो इस हिसाब से आप क्या होता है, सिचुएशन समझते हैं, चीजों को आप समझना स्टार्ट करते हैं, और इस हिसाब से क्या करता है, ये नेशनलिज्म को भी ग्रो करता है, लोगों के अंदर फैसिलिटेट करता है। क्लियर? ओके, चलो। Now, a network of roads, railways made it easy for people to travel from one place to one part of India to other, and soon the people realized the basic unity of Indians. And later on, आप एक ही जगह पे centralized हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो भैया बाकी के दुनिया में, बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने सेफ जोन से निकलेंगे, आप बाहर निकलेंगे, चीजों को देखेंगे। तो देखने जाएंगे कैसे? उसके लिए तो आपको वाहन चाहिए, तो वाहन आया और ये चीज होने लगी। ठीक है, क्लियर है? देखो, पीपल स्लोली स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ themselves belonging to one country, thus slowly overcoming regional disparities। क्लियर? समझ आई बात? जो रीजनल डिस्पैरिटीज हो रही थी ये सब सारी हट गई, और दे स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, हम लोग कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, हम लोग बस इंडियन है, हमारा बस एक आइडेंटिटी है। क्लियर? अब देखो,
the fact that a very large part of India had been conquered and was under British rule meant the same and similar laws in most of the country, and this meant there were common problems and common solution for almost the whole of India, which automatically led to the unity among the people. मतलब जैसे मान लीजिए अगर बंगाल के पीपल ये सोचते कि अरे ये तो सिर्फ मतलब ये तो ठीक है, बंगाल के पीपल पे ऑब्वियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ब्रिटिश का, तो यहाँ के लोग परेशान थे, ओके। लेकिन अभी महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे कि हमको कोई लेना देना नहीं, ये तो बंगाल में हो रहा है, चलो छोड़ो बंगाल। उनको कब पता चलेगा कि भैया बंगाल में जो लोग रह रहे हैं वो भी आप ही के हैं, आप जो जिस जगह पे रह रहे हो और ये जो जिस जगह पे है, ये दोनों सेम ही जगह में हम लोग लाई कर रहे हैं, वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। जब हमको इस चीज का रियलाइज हो गया कि भैया जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम को वो भी फेस कर रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे, हम दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब जब दोनों का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा तो हम लोग मिलके वो सॉल्यूशन को निकालेंगे, समझिए बात। तो ये चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेड टू व्हाट, यूनिटी अमंग दी पीपल। क्लियर, ओके, समझ में आ रही है। इसको जो नोट्स है मेरा, तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये फिर पढ़ कर देखिए, जो मैं पढ़ा रही हूं उसको तो ऐसे ही सुन के तो बात नहीं रखना है, उसको फिर गो थ्रू करना है अच्छे से, फिर समझना है और अच्छे से देखो। चलो अब क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन दिस टॉपिक। सो राजा राम मोहन रॉय सेट अप द ब्रह्म समाज इन 1828, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, अब भूलने वाला डेट ये तो है नहीं। हाँ, 1828 में ब्रह्म समाज सेट किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद सेटअप रामकृष्ण मिशन इन 1897, somehow you can see 1896 also। हाँ, 97 है आपकी, कुछ के बुक में 97 है, कुछ के बुक में 96 है। हाँ, अपने बुक का थोड़ा सा फॉलो अप कीजिएगा। अब देखिए, दयानंद सरस्वती सेटअप द आर्य समाज in 1875, the Theosophical Society was set up by Colonel Alcott and Madam Blavatsky, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी सेट की गई। Annie Besant was a co-founder of the Theosophical Society, and the unique feature of these movements was that they did not ignore the political aspects of human life। सबसे पहली बात देखिए, ये जितने भी आप मैंने नाम बताया, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ, ये जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, बेसिकली दीज आर अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कुछ मोटोज होते हैं, कुछ पॉलिसीज होता है। हाँ, अब देखिए, जो जिस सिचुएशन में, जिस सिनेरियो में ये ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए थे, तो मेनली इनका मुद्दा क्या था, सोशलिस्ट मुद्दा था। हाँ, आप ये लोग बेसिकली सोसाइटी के ऊपर में बात करते थे, लोगों के सोसाइटल नॉर्म, सोसाइटल रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटल राइट्स के बारे में बात करते थे। चलो ठीक है, ये तो आपने बात करी। आपको पता होना चाहिए कि इस समय सोसाइटी से बढ़ के भी कुछ था, जो कि था पॉलिटिकल राइट्स। क्या था, पॉलिटिकल राइट्स, जिसके बारे में भी बात करना इस ऑर्गेनाइजेशन का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम था उस समय, एंड दे डिड दैट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उस समय खोले गए जिनका मुद्दा, जिनका पॉलिसी बहुत ज्यादा सीमित रहा, जो सोसाइटी के को लेके ही चल रहे थे, सोसाइटी में ही रह गए वो लोग। लेकिन लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे भी आए ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सोसाइटी के मुद्दे के साथ साथ उन लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा तो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि ये अभी हम लोगों ने जितने भी सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, जो भी सभा समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वो जो है मतलब जिस मुद्दा के साथ वो स्टार्ट होते हैं, वो बहुत समय तक उस मुद्दा पे कायम रहते हैं। वैसे मेन फाउंडर के मर जाने के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, वो क्या हो जाता है, वो आपका उनका जो रास्ता है वो अलग हो जाता है। समझिए बात। तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि इग्नोर द यूनिक फीचर ऑफ दीज मूवमेंट्स। इन सब मूवमेंट्स का यूनिक फीचर ये था दैट दे डिड नॉट इग्नोर द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑल दीज रिफॉर्मर्स, ये जो रिफॉर्मर्स का हम लोगों ने नाम पढ़ा है, ट्राई टू टीच इक्वालिटी एंड डू अवे विद द कास्ट सिस्टम। इन लोगों ने ऑब्वियस इक्वालिटी लाने की कोशिश की। हम लोग जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उस समय, उस चीजों को गलत साबित किया।
फिर दे गेव अस स्पेशल अटेंशन टू विमेन पोजीशन, उन्होंने विमेन पोजीशन को भी स्पेशल अटेंशन दिया इन सोसाइटी एंड देयर एजुकेशन. दे ऑल्सो टॉक अबाउट द विमेन एजुकेशन, द विमेन पोजीशन इन सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे उनका वेल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. विमेन को उन्होंने मेन मुद्दा पकड़ा था और वो लोग, इनका वो कहना था कि नहीं, औरतें पढ़ेंगी और उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है. अब देखो, they all try to instill confidence in the minds of the Indians and make them proud of their culture. The political aspects of the life was not ignored. Dayanand Saraswati said, इन्होंने क्या बोला, देखो, इंडिया फॉर द इंडियंस, इन्होंने ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंडिया फॉर द इंडियन. दिस इज इन ब्रीफ व्हाट द रिफॉर्मर्स वांटेड इंडियंस टू फील, है ना. ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत कम शब्दों में बोल दी, इंडिया फॉर द इंडियंस, है ना. सबको यही समझाना था कि जो इंडिया है ये हमारा है, हम ही लोग का रहना चाहिए. अराउंड द सेम टाइम बदरुद्दीन त्याबजी, जो इनका एक बहुत फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC. Okay, he was Badruddin Tyabji was the first Muslim president of Indian National Congress. Okay, ये याद रखिएगा. Worked for the upliftment of the women. Other educated Muslims also spoke up against the पर्दा सिस्टम. जो पर्दा सिस्टम हो रहा था उसके खिलाफ भी वो लोग बात कर रहे थे. पॉलीगैमी चल रही थी. पॉलीगैमी क्या होता है, जब आप एक समय में एक से ज्यादा वाइफ्स को रखते हो तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी. तो उनके खिलाफ भी ये लोग बात कर रहे थे कि अलाउ नहीं होना चाहिए. So we see both Hindus and Muslims had tried to do away with the evils which had crept in and to be ready to face challenges of the British. मतलब हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सोसाइटी नॉर्म्स, जो सोसाइटी में चैलेंजेस चल रही थी, जो इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, दोनों मिलकर इराडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे. एंड दे वर ट्राइंग हाउ टू मेक एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया का कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या था, कैसे इंडियंस को समझाएं, उन लोगों ने ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा. ठीक है, चलो, ये चीज तुम लोगों ने देख लिया. मतलब अभी आपने क्या देखा, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देख लिया. अभी है यूरोपियन स्कॉलर. ठीक है, ये यूरोपियन स्कॉलर ना, यूरोपियन स्कॉलर करके फिर बाकी देखेंगे. अब देखो, सो यूरोपियन स्कॉलर. अब देखो क्या है, अ नंबर ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स स्टडी द एंशिएंट इंडियन वर्क्स and translated them and helped us regain self confidence. बहुत सारे जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे, what they did, they studied our epic books and they translated it and make us understood. हम लोगों ने उनके ट्रांसलेटेड वर्जन को पढ़ा और उसके बाद जो है हम लोग कॉन्फिडेंस फील किए कि नहीं भैया, जिस चीज़ को ये लोग कर रहा है, ये लोग को ट्रांसलेट कर रहा है, फिर हम लोगों को क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया अपनी चीजों को लेके. ठीक है, यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक मैक्स म्यूलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम एंड जेम्स प्रिंसेप टुक ट्रबल टू लर्न अबाउट इंडिया वर फुल ऑफ रेस्पेक्ट. ये लोग जो है इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करें और जो कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब बहुत अच्छे से. नाउ द एस्थेटिक सोसाइटी वॉज set up the study Indian history and culture. एस्थेटिक सोसाइटी जो है वो सेट की गई, क्यों, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को पढ़ाने के लिए. लेट द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल हेल्प टू रिबिल्ड द इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस. फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ, फिर उसमें बहुत सारी हमारी चीज़ों के बारे में पता चली. तो ये सब क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे हमारे इंडियंस को जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने लगा कि अरे भाई नहीं, हम लोग भी तो क्यों डरेंगे ब्रिटिश से, हमारा भी इतना पुराना इतिहास है, हम लोग क्यों डरे. मतलब काइंड ऑफ फीलिंग जो है उनके अंदर आने लगी. एंड प्राउड ऑफ द पास्ट एंड वर रेडी टू बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर. अब यहाँ पे वी वर ऑलरेडी, सारा कुछ हमारे अंदर आ गया था, हम लोग फुल्ली रेडी हो गए थे किस चीज़ के लिए, मतलब अब लड़ने के लिए, ये बताने के लिए ब्रिटिश को कि अब हम लोग आ गए हैं. समझ आई बात, हमारे अंदर भी यूनिटी है, अगर हम लोग यूनिटी से लड़ेंगे तो तुम टिक नहीं पाओगे. समझ आई बात, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कमिंग वीडियो में हम लोग जो है आगे का चैप्टर कवर करेंगे. तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखो, शेयर करो, लाइक करो. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.